Hello, children. How are you? Hope all of us are doing good. Now, we will begin with our 8th chapter today, and the title is The Sputnik Scare. But before I begin this chapter, I have a question to ask. What do you do on the internet? अब हम सबके घर में लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं और तीनों चीज़ों में इंटरनेट हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इंटरनेट यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? क्या कुछ हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो हम ढूंढते हैं, या फिर गेम्स खेलते हैं, या फिर अपना इंटरनेट यूज़ करके हम मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना। लेकिन ये इंटरनेट शुरू कैसे हुआ था? Let's read about it. Now, unlike technologies such as the light bulb or the telephone, the internet has no single inventor. मतलब आप लाइट बल्ब देखो या टेलीफोन देखो तो हम एक इंसान को क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने ये चीजें बनाई, लेकिन इंटरनेट का कोई भी एक अकेला इन्वेंटर नहीं है। इंस्टेड इट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। टाइम के साथ धीरे धीरे ये इवॉल्व होता गया, यानी कि ग्रो करता गया, डेवलप करता गया। The internet got its start in the United States more than 50 years ago as a government weapon in the Cold War. अब Cold War क्या है? ये सीधी लड़े जाने वाली वॉर नहीं है। इसका मतलब है कि आप सीधी सीधी जंग तो नहीं लड़ रहे, लेकिन आपकी किसी ना किसी के साथ कुछ दुश्मनी है, तो उसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। अब जब ये 50 साल पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसकी रशिया के साथ कोल्ड वॉर चल रही थी, ये तब जो है ज्यादा डेवलप हुआ। For years, scientists and researchers used it to communicate and share data with one another. Today, we use the internet for almost everything. And for many people, it would be impossible to imagine life without it. तो सालों साल जितने भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं, वो इंटरनेट यूज करते थे एक दूसरे के साथ अपने डेटा को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन आज की डेट में इंटरनेट तो हर किसी काम के लिए यूज होता है, चाहे आपने शॉपिंग करनी है, एंटरटेनमेंट करनी है या इंफॉर्मेशन पता लगानी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट के बिना लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है। नाउ, on October 4, 1957, the Soviet Union launched the world's first man-made satellite into orbit. तो 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड का सबसे पहला मैन मेड सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में लॉन्च किया था। इसका नाम था स्पटनिक। अब ये जो स्पटनिक सैटेलाइट है, ये ज्यादा कुछ तो नहीं करती थी, पर ऐसा लगता था कि एमलेसली, यानी कि बिना किसी पर्पस के ये आउटर स्पेस में बस ऐसे ही घूम रही है और थोड़ी थोड़ी सी सिग्नल वाली जो आवाज है, ब्लिप्स और ब्लीप्स वाली, वो अपने जो अर्थ के ऊपर रेडियो ट्रांसमीटर्स हैं उनको भेज रही है। लेकिन बहुत सारे अमेरिकन को तब ऐसा लगता था कि ये जो स्पटनिक है ये एक प्रूफ है कि कुछ बहुत ही बुरा, यानी कि अलार्मिंग होने वाला है। तो जो बहुत ही ब्राइट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने जो उस टाइम तक बहुत बड़ी बड़ी कार और टेलीविजन सेट्स को डिजाइन कर रहे थे, उन्हें लगा कि जो सोवियत्स यानी कि जो सोवियत यूनियन में रहने वाले लोग हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो वो कोल्ड वॉर जीत जाएंगे। तो स्पटनिक के लॉन्च के बाद बहुत सारे अमेरिकन ने सोचा कि साइंस और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सीरियसली लिया जाए। तो स्कूल्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, कैलकुलस। जो कॉरपोरेशंस थे उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट्स लिए और उनको इन्वेस्ट किया साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। और जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी नई नई एजेंसीज बनाई, जैसे कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि हम नासा के नाम से जानते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंसेस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसको हम ARPA के नाम से जानते हैं, ताकि वो स्पेस एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकें, जैसे कि रॉकेट्स, वेपन्स और कंप्यूटर्स। सो नाउ लेट अस लुक एट द बर्थ ऑफ द ARPANET। तो जो साइंटिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे, उनकी एक मेजर कंसर्न थी कि अगर सोवियत ने उनके नेशन के टेलीफोन सिस्टम पर अटैक कर दिया तो क्या होगा। अगर एक भी मिसाइल अगर वहां पे आती तो वो उनका जो पूरा नेटवर्क था लाइंस और वायर्स का, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती, तो उनका जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन था फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो 1962 में एक साइंटिस्ट जो कि MIT से थे, जिनका नाम है JCR लिकलेडर, उन्होंने प्रपोज करा कि एक बहुत ही गैलेक्टिक यानी कि बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए कंप्यूटर्स का, जिसमें ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। Now, such a network would enable the government leaders to communicate even if the Soviets destroyed the telephone system. तो अगर उनका टेलीफोन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो भी जाता तो भी जो गवर्नमेंट लीडर्स है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। तो 1965 में एक और MIT के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा तरीका डेवलप करा जिससे आप इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते थे, और उसको कहा जाता था पैकेट स्विचिंग। अब जो पैकेट स्विचिंग है, ये डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में या कि जैसे हम पैकेट बोलते हैं उसमें ब्रेक डाउन करता था और फिर उसको जहां भेजना होता था भेजता था। इस तरह से हर पैकेट जो है अपना एक रूट लेकर के जगह से जगह जा सकता था। अब पैकेट स्विचिंग के बिना जो कंप्यूटर नेटवर्क था गवर्नमेंट का, जिसको कि आज हम ARPANET के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो जाता एनिमी अटैक्स पे। मतलब वल्नरेबल मतलब कि वो उसके ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता। नाउ लेट अस लुक एट लॉगिन। In 1969, ARPANET delivered its first message, a node-to-node communication from one computer to another. तो 1969 में ARPANET ने अपना पहला मैसेज भेजा था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ये एक नोड टू नोड कम्युनिकेशन था। जो पहला कंप्यूटर था वो UCLA की एक रिसर्च लैब में था और जो दूसरा कंप्यूटर था वो स्टैनफोर्ड में था, और दोनों कंप्यूटर्स का साइज जानते हैं, एक छोटे घर के बराबर ही था। जो मैसेज था वो था लॉगिन। अब ये छोटा और सिंपल सा मैसेज था, लेकिन ये फिर भी ARPA नेटवर्क इतना फ्लेजलिंग यानी कि एक छोटी डेवलपिंग स्टेज में था कि ये क्रैश हो गया, ये पूरा वहां पे नहीं पहुंचा। तो जो स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर था उसको इस नोट के सिर्फ पहले 2 लेटर्स ही पहुंचे थे। दी नेटवर्क ग्रोज। 1969 के एंड तक 4 कंप्यूटर्स थे जो ARPANET के थ्रू कनेक्टेड थे, लेकिन ये नेटवर्क जो है धीरे धीरे बढ़ता गया और 1970s में ये और ज्यादा ग्रो करा। 1971 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई अलोहा नेट जो है उसको भी इसमें ऐड करा। फिर 2 साल के बाद इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज और रॉयल रडार एस्टैब्लिशमेंट जो कि नॉर्वे है उसके कंप्यूटर नेटवर्क को भी इसमें ऐड करा। अब एज पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स मल्टीप्लाइड, however, it became more difficult for them to integrate into a single worldwide internet. अब जैसे जैसे ये पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं ग्रो करते गए, जुड़ते गए, तो और ज्यादा मुश्किल होता गया कि सिर्फ एक जो सिंगल वर्ल्ड वाइड इंटरनेट है उसको ढंग से इंटीग्रेट कर सकें, आपस में कंबाइन कर सकें। So by the end of the 1970s, a computer scientist named Winton Cerf had begun to solve this problem by developing a way for all of the computers on all of the world's mini networks to communicate with one another. तो 1970s के एंड होते होते विंटन सर्फ जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला ताकि दुनिया के जितने भी मिनी नेटवर्क्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ढंग से कम्युनिकेट कर सकें। उन्होंने इस इन्वेंशन को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP कहा। लेटर ही एडेड एन एडिशनल प्रोटोकॉल नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बाद में उन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी इसमें ऐड कर दिया। जो एक्रोनिम आज हम यूज करते हैं वो TCP यानी कि IP है। अब एक राइटर डिस्क्राइब करते हैं सर्फ के प्रोटोकॉल को जैसे कि आप एक हैंडशेक को इंट्रोड्यूस करते हैं 2 अलग अलग कंप्यूटर्स में जो कि 2 अलग अलग जगहों में है। ये हैंडशेक कहाँ है? एक वर्चुअल स्पेस में है। अब वर्चुअल स्पेस का मतलब है कि फिजिकली नहीं हो रहा, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, मतलब कि एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट दी वर्ल्ड वाइड वेब। अब सर्फ का जो प्रोटोकॉल है उसने इंटरनेट को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब 1980s में रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो हैं वो बड़ी बड़ी फाइल्स और डेटा जो हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने लगे। हाउएवर
इन 1991 द इंटरनेट चेंज्ड अगेन। अब इस साल क्या हुआ कि जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे स्विट्जरलैंड में जिनका नाम है टिम बर्नर्स ली, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस करा। अब ये जो है एक इंटरनेट का बस एक सीधा सा तरीका नहीं है जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल को भेज सकें। अब ये जो है यहाँ पे आप एक वेब ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको आप इंटरनेट के थ्रू रिट्रीव कर सकते थे, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप ढूंढ सकते थे, पा सकते थे। सो बर्नर्स ली जो हैं उन्होंने इंटरनेट को ऐसे क्रिएट करा जैसे कि आज हम उसे यूज करते हैं और जानते हैं। अब उस टाइम के बाद से तो इंटरनेट ने बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 1992 में एक स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स का ग्रुप था इलिनॉय की एक यूनिवर्सिटी में जिन्होंने डेवलप किया एक सोफिस्टिकेटेड ब्राउजर जिसे उन्होंने कहा मोजाइक। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से और ज्यादा डेवलप हुआ। लेटर ऑन इसको नेटस्केप कहा गया। अब मोजाइक जो है ये एक यूजर फ्रेंडली तरीका था वेब को सर्च करने का। इससे बहुत सारे यूजर्स जो हैं कुछ वर्ड्स या पिक्चर्स को सेम पेज में एक टाइम पे आप यूज कर सकते थे, स्क्रॉल बार से नेविगेट करके और क्लिकेबल लिंक्स पे क्लिक करके आप चीजों को पता लगा सकते थे, इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते थे, यूज कर सकते थे। उसी साल कांग्रेस ने डिसाइड करा कि वेब को एक कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाए। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी वेबसाइट्स को सेटअप करा और अपनी ही ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स जो है उन्होंने इंटरनेट को अपना सामान बेचने के लिए यूज करा ताकि वो अपने सामान की पब्लिसिटी जो है डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचा सकते थे और डायरेक्टली उनसे लिंक इंस्टैब्लिश करके अपने सामान को बेच सकते थे। अब मोर रिसेंटली सोशल नेटवर्किंग sites like Facebook have become a popular way for people of all ages to stay connected। अब ये तो आपको पता ही है कि बड़ी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गई जिसको यूज करके लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो वो एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। सो आई होप बच्चों हम जितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं हमें ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी कि एक्चुअल में ये इंटरनेट जो है डेवलप कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे कितने सालों में ग्रो करा। तो अब आप सोचिएगा अब जब भी आप इंटरनेट यूज करेंगे कि ये किसी एक इंसान की वजह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है जिसने आपकी लाइफ आसान बना दी है। ये बहुत सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और लोगों की मेहनत का नतीजा है।